हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेंट। कोगुलेंट क्या होता है? तो याद रखिए दो टर्म। ब्लड के जमना, ब्लड का जमना क्या कहलाता है? मतलब कि ब्लड तो होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड से इसको सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज करना, क्या सेमी सॉलिड फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। तो इस कोगुलेशन के कारण जो बीमारी आएगा उसका ट्रीटमेंट करने को ही हम क्या कहते हैं? ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। अगर कोगुलेशन के अगेंस्ट में जो ड्रग लेते हैं उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट। तो कोगुलेशन के अगेंस्ट में लेने का क्या मतलब है? जैसे कि ब्लड कुछ ज़्यादा जम रहा है, ज़्यादा जम रहा है, जमते ही जा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको सही होना ज़रूरी है। तो इसको क्या करने के लिए, फिर से लिक्विड में बदलने के लिए हम लेते हैं एंटी कोगुलेंट। मतलब कि लिक्विड से सेमी सॉलिड में बदलने के लिए हम लेते हैं कोगुलेंट ड्रग। और सॉलिड से, जैसे कुछ जमा हुआ क्लॉथ है, इसको लिक्विड में बदलने के लिए हम लेते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन। सबसे पहले कोगुलेशन का जो दूसरा नाम है ना, उसको हेमोस्टैटिस कहते हैं। क्यों? हेमो मतलब क्या होता है? ब्लड। स्टैटिस मतलब क्या होता है? रोकना। तो ब्लड के रोकने को ही तो कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन, हेमोस्टैटिस ये नेचुरल प्रोसेस है। मतलब कि जैसे कि आपका हाथ में क्या होता है? इंजरी हो जाता है, उसमें अपने आप देखिएगा कि धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाता है। वहाँ पर एक थोड़ा सा ये क्या करा करा सा देखिएगा, वो क्लॉथ होते हैं। तो जो अपने से हीलिंग होता है उसी को कहते हैं हेमोस्टैटिस। और कोगुलेशन ड्रग देने का क्या मतलब है? जैसे कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ होया है, उनमें ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें कोगुलेंट ड्रग देना पड़ेगा। मतलब कि वो ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हेमोस्टैटिस क्या होता है कि ब्लड को रोकना। कैसे? तो फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड को क्या करके? मेंटेन करके, वेस्कुलर इंजरी को रिपेयर करके। अब ये मेंटेन कैसे होगा? जैसे कि आपका मान लीजिए हाथ कट गया है, आपके पास कोई दवा हुआ नहीं है, तो आप क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, जिससे क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहे हैं ना, या आइस देते हैं। तो इस तरह से ये नेचुरल वे होता है हेमोस्टैटिस का, ठीक है। इसमें मेनली हम ब्लड लॉस को रोकते हैं, क्योंकि अगर होमोस्टैटिस नहीं हुआ तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। समझ गए? और इसमें मेनली क्या होता है? तो ये अवॉइड करता है वेसल ऑक्लूजन को। मतलब कि जैसे कि ये हम तो क्या कर रहे हैं? ब्लीडिंग रोकने के लिए कोगुलेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कोगुलेशन दे दिए तो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, खून ज़्यादा जमने लगेगा, वो भी हानिकारक है। इसलिए हेमोस्टैटिस का अगर सिंपल मतलब समझे तो ब्लीडिंग को जमाना को क्या कहते हैं? हेमोस्टैटिस कहते हैं। चलिए, हेमोस्टैटिस मेनली, अगर ये क्या है, जो हेमोस्टैटिस है वो क्या हो जाए? डिसरेगुलेट हो जाए। क्योंकि हेमोस्टैटिस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें हमारा शरीर खुद क्या करता है? फाइब्रिन निकालता है और ब्लड लॉस को रोकता है। लेकिन अगर ये डिसफंक्शन हो जाए, जो मेंटेन हो रहा है, देखते हैं छोटा मोटा ब्लीडिंग होता है, मतलब हाथ ये सब कट जाता है, तो वो अपने आप सही हो जाता है थोड़ा प्रेशर देने से। लेकिन अगर ये सही नहीं हो तो इसके पीछे का क्या कॉज है? मेनली ये हेरिडेटरी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स से वो बीमारी हमारे में आया है, ठीक है। एक्वायर्ड, हमने लाइफ के साथ उसको एक्वायर किया है। या सेकेंडरी टू द कैंसर, किसी को किसी इन्फेक्शन होया हुआ है, कैंसर होया हुआ है, तो उससे क्या हुआ है? हमारा होमोस्टैटिस जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? डिसफंक्शन हो गया है। या आर्ट्रियल फिब्रेशन, आर्ट्रियल फिब्रेशन में भी क्या होता है? ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है, ठीक है। तो ये सब में हम क्या देते हैं? कोगुलेंट देते हैं। समझ में आ गया कोगुलेशन यूज कहाँ होता है? चलिए, कॉमन कॉज ऑफ डिसरेगुलेटेड हेमोस्टैटिस।
वो तो ऊपर मेन कॉज था। अब इसमें होता क्या है, कॉमन कॉज जो मेन कॉज होता है वो आर्टेरियल फिब्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, स्टैटिस ऑफ ब्लड इन द आर्टेरिया। स्टैसिस कहने का क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है, आर्टेरिया में जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मेनली ऑक्लूसिव स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेमोस्टैटिस अगर डिसरेगुलेट हो गया तो क्या हो सकता है, ब्लड में स्टैटिस हो सकते हैं, ज़्यादा क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण ऑक्लूसिव स्ट्रोक। ऑक्लूसिव स्ट्रोक कहने का क्या मतलब है, ऑक्लूजन मतलब क्या होना कि ऑब्स्ट्रक्शन होना, और इसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मेनली देते क्या हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन होता है कैसे है, मेनली जब तक ये इंजरी जो होता है ना वो इंडोथेलियल सेल लाइनिंग तक होता है तो कोई भी क्लॉटिंग नहीं होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, कोगुलेशन नहीं होता है, इसका कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इंडोथेलियल सेल लेयर है ना, ब्लड का जो इंडोथेलियल सेल लेयर है उसमें एंटीकोगुलेंट फिनोटाइप होता है। इसका मतलब कि जो ब्लड प्लेटलेट हैं और जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अधेयर नहीं करते हैं, जाके नहीं सकते हैं। तब ये होता कोगुलेशन कब है, जब ये हमारा सब इंडोथेलियल मैट्रिक्स प्रोटीन को क्या करें, एक्सपोज करें। तब जैसे कि सब इंडोथेलियल मैट्रिक्स प्रोटीन क्या होता है, कोलाजन और बोन विली ब्रांड फैक्टर। तब हमारा प्लेटलेट एडहेरेंस स्टार्ट होता है और एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, और उसके बाद वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और उसके कारण कोगुलेशन होता है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हाथ नाखून से हाथ कट जाता है तो क्या वहाँ पे क्लॉटिंग या ब्लड का जो जमा हुआ होता है वो देखते हैं, नहीं। जब तक खून पूरी तरह एक्सपोज ना हो जाए वहाँ पर मेनली ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो सब इंडोथेलियल मैट्रिक्स प्रोटीन के रिएक्टिव हो जाने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 मेनली जो प्लेटलेट है ना उसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा, ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये सिंथेसाइज होता है हमारा एरेकिडोनिक एसिड से। अब एरेकिडोनिक एसिड क्या है, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है एरेकिडोनिक एसिड से, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ से, एरेकिडोनिक एसिड से। कहाँ पर, प्लेटलेट के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो इसको कहा जाता है प्लेटलेट एक्टिवेटर एंड पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऊपर में क्या था, ये बॉन विली ब्रांड। अब ये कैसे वर्क करता है ये सर्जरी में जब हम ऊंद पढ़ाएंगे ना तब ये बताएंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए कि ये सब फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। कौन कौन सा, कोलाजन, बॉन विली ब्रांड फैक्टर। ये क्या करेगा, प्लेटलेट को क्या करेगा, अधेयर करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। प्लेटलेट अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये रिलीज करेगा थ्रोम्बोक्सिन। कहाँ से, तो एरेकिडोनिक एसिड से। थ्रोम्बोक्सिन कौन सा, A2। अब ये क्या है, ये एक प्लेटलेट एक्टिवेटर है और क्या है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। मतलब कि जब हमारा मान लीजिए ये इंजरी हुआ, हमारा मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, मेम्ब्रेन बना हुआ होता है एरेकिडोनिक एसिड से। एरेकिडोनिक एसिड क्या करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 को एक्टिवेट करेगा, जो मेनली ब्लड प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। और ये तो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये सेक्रिएट होता है कहाँ से, प्लेटलेट ग्रैन्यूल से। कौन कौन सा प्रोडक्ट प्लेटलेट के ग्रैन्यूल से सेक्रिएट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये पावरफुल इंड्यूसर है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। अब ये आप समझे नहीं होंगे। मान लीजिए कि हमारा ये एरेकिडोनिक एसिड क्या किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 को एक्टिवेट किया, जिससे हमारा प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ। तब ये तो कुछ ही को प्लेटलेट को अधेयर कर पाएगा ना, और हमें ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा कैसे होगा, तो ये जो हमारा प्लेटलेट है ग्रेन्यूल्स वो सेक्रिएट करता है ADP। ये क्या करता है, बहुत सारे प्लेटलेट को जमा करने में मदद करता है, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सेरोटोनिन। ये क्या करेगा,
ये भी एग्रीगेशन को बढ़ाएगा, प्लेटलेट जमा करने को, और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोगुलेशन में कौन कौन फैक्टर हेल्प करता है, थ्रोम्बोक्सिन ये क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटर है, और पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन है। ADP पावरफुल इंड्यूसर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। तीसरा सेरोटोनिन, ये भी प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब हमारा प्लेटलेट पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। इसके कारण क्या होंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेज स्टार्ट होंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस कहने का क्या मतलब है, जो इंजरी हुई है जहाँ पर, उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। तो होगा कैसे, तो अल्फ़ा 2 बी बीटा 3 इंटीग्रीन रिसेप्टर के कारण, इसको ये भी कहा जाता है 2B और 3A रिसेप्टर के कारण। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है फाइब्रिनोजेन को, और जो मेनली क्या करेगा, प्लेटलेट में क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट करेगा, जिसके कारण प्लग का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले प्लग इस तरह का बनता है। ठीक है, ये मेनली होता किसके द्वारा है, तो अल्फ़ा 2B और बीटा 3 इंटीग्रीन रिसेप्टर के कारण, जो बाइंड करता है फाइब्रिनोजेन के साथ, और जो मेनली क्रॉस लिंक करता है प्लेटलेट के साथ और बनाता है प्लेटलेट प्लग। प्लग क्या होता है, जो धीरे धीरे ब्लड का जमना। ठीक है, चलिए, कोगुलेशन सिस्टम कैस्केड क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होंगे, अब कैस्केड क्या होता है आपको पता होगा। जब हम मुंडो हीलिंग पढ़ रहे थे तो उसमें ब्लड फैक्टर का इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों को ले रहे थे, और ब्लड कैसे कोगुलेट हो रहा था ये देख रहे थे। तो वही कैस्केड सिस्टम है जो मेनली स्टार्ट हो जाता है, जिसमें थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, जनरेट होता है, और फाइब्रिन क्लॉट करता है, जिसके कारण जो प्लेटलेट प्लग बनता है वो पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाता है। इसमें फाइब्रिन बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइब्रिन के कारण ही कोगुलेशन होता है, और अगर फाइब्रिन टूटा तो एंटी कोगुलेशन होता है। ठीक है, और फाइब्रिन बनने में हेल्प कौन करता है, तो थ्रोम्बिन। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये इससे आके जुड़ा है प्लेटलेट एक्टिवेटर, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, कन्फर्मेशनल चेंजेज हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्लेटलेट क्लॉट हो रहा है। ये क्या कहते हैं, कैस्केड स्टार्ट हुआ, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जो मेनली क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको फाइब्रिन में बदलता है, और फाइब्रिन ही क्या करता है, मेनली प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करता है, पूरी तरह उसको यहाँ पर जमा देता है। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्या है, ये जो प्लेटलेट है वो स्टार्टिंग में जो होता है ना, जिसमें प्लेटलेट रिच थ्रोम्बी होता है, उसको वाइट थ्रोम्बी भी कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में देखिएगा जब जमेगा ना, जब आप जहाँ पर भी इंजरी हुई है, कटा है, उसका जो खोती है उसको कबारिएगा, देखिएगा अंदर में वाइट वाइट रहता है, वो क्या होता है, प्लेटलेट रिच थ्रोम्बी, मतलब थ्रोम्बी उसमें रहता है। ठीक है, ये फॉर्म इन द हाई फ्लो लेथ एंड, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पर ब्लड का हाई फ्लो है, और ये मेनली आर्टरीज में होता है। ठीक है, ऑक्लूसिव आर्टेरियल थ्रोम्बी क्या होता है, ये एक सीरियस डिजीज है, जो मेनली क्या होता है, डाउन स्ट्रीम इस्कीमिया के कारण होता है। अब इस्कीमिया क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन का सही तरीके से नहीं पहुंचना। दो चीज़ याद रखिएगा, इसमें मैं बहुत बचपन में कंफ्यूज होती थी। एक टर्म होता है हाइपोक्सिया, एक टर्म होता है इस्कीमिया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हाइपोक्सिया सिंपल मतलब है कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। लेकिन जब इस्कीमिया की बात आए तो किसी सेल या टिश्यू में ऑक्सीजन का सही से नहीं पहुंच पाना, इसको कहते हैं इस्कीमिया। ठीक है, और ये हाइपोक्सिया मतलब कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ज़रूरी नहीं है ब्लड में ही। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, इसलिए आपको भी क्लियर किया। ठीक है, अगर वेनस क्लॉथ होगा, यहाँ ये डिफरेंस आ सकता है। वाइट थ्रोम्बी कहाँ होता है, तो ये आर्टरीज में होता है। ठीक है, रेड थ्रोम्बी कहाँ होता है, तो वेनस क्लॉथ में होता है। अगर आर्टरियल क्लॉथ हो तो अपोजिट याद रख लीजिए, आर्टरी में कैसा खून होता है,
रेद होता है, ठीक है, तो उसमें वाइट थ्रोम्बी प्रेजेंट होता है। और वेनस में कैसा खून होता है, वो तो हल्का बोला जाता है, डार्क रेड होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे तो हम मिली याद रखते हैं आल3 मतलब लाल, ठीक है, क्योंकि आल3 को हमारे दिमाग में रहता है कि उसमें शुद्ध खून जाता है, लाल खून जाता है। और वेनस में हम क्या याद रखते हैं कि उसमें ब्लू खून जाता है, लेकिन ऐसा ब्लू कुछ होता नहीं है, लेकिन याद रखते हैं ना, तो अपोजिट कर लीजिए। लाल किस में होगा, वेन में होगा, ठीक है, और वाइट किस में होगा, आल3 में होगा, ठीक है। तो वाइट थ्रोम्बी आल3 में प्रेजेंट होता है और रेड थ्रोम्बी वेनस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डीप वेनस थ्रोम्बी है उसमें मेनली क्या होता है, स्वेलिंग होता है और पेन होता है, जो मेनली अफेक्ट करता है एक्सट्रीमिटीज़ को, और इसके कारण मेनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का डर है।